हेलो बच्चों, तो हम देख रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्मों में हम देख रहे हैं दहन होता है यानी जलना। तो वैसे तो हमारे जो ईंधन जो होते हैं यानी जलने वाले पदार्थ हैं उनमें कार्बन ही पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन जो है ऑक्सीजन में या हवा की उपस्थिति में जल के ऊष्मा और प्रकाश देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे निष्कासित होती है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक हवा में या हवा की उपस्थिति में आसानी से जलते हैं। इस पहला एग्जाम्पल दिया है C+O2 कार्बन या कोयला हवा में जल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है जो वायुमंडल में मिल जाती है और ऊष्मा एवं प्रकाश, जैसे कोयले की सिगड़ी या कोयले की अंगीठी आपने देखी होगी, या जो भट्टियाँ होती हैं होटलों वगैरह पे उनमें खाना जो बनता है तो भट्टियों में कोयला जलाया जाता है, तो इसमें ऊष्मा भी निकलती है और प्रकाश भी निकलता है। दूसरा है CH4 मीथेन, जो कि गोबर गैस है, उसमें मीथेन मुख्य रूप से पाई जाती है। तो गोबर गैस भी ऑक्सीजन की या हवा की उपस्थिति में जल गई कार्बन डाइऑक्साइड देती है। H2O यानी जल या नमी, जो कि वायुमंडल में मिल जाती है या उड़ जाती है और ऊष्मा एवं प्रकाश निकलता है। तीसरा है CH3CH2OH एल्कोहल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। तो बच्चों, ये थी दहन की अभिक्रिया। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः कैसी स्वच्छ ज्वाला निकलती है। संतृप्त यानी जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच या कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड, तो उसे संतृप्त कहा जाता है। और असंतृप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्री बॉन्ड हो तो उसे असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो संतृप्त से स्वच्छ ज्वाला निकलती है, जबकि जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं उनसे नीली ज्वाला निकलती है। ठीक है, कैसी ज्वाला? पीली ज्वाला, उनसे पीली ज्वाला निकलती है। तो इस तरह से कार्बनिक यौगिक संतृप्त से अच्छी ज्वाला निकलती है और असंतृप्त से पीली और कम ऊष्मा वाली ज्वाला निकलती है। आगे हम देख रहे हैं कि जो हमारे जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं उन पर हमारे बर्तन जो हैं वो काले पड़ जाते हैं। बर्तनों की तली उन पर काली पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि उनसे जो पीली ज्वाला निकलती है असंतृप्त यौगिकों से, तो उससे बर्तन हमारे काले पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर दें। जैसे मान लो हमारी रसोई गैस जल रही है और हम उसको बंद कमरे में कर दें। रसोई गैस जो हमारी जल रही है, गैस के लिए हवा ना मिले कहीं से भी, बंद कमरे में यानी कहीं से भी हवा ना मिले, तो वही गैस फिर जो साफ ज्वाला में जल रही है अब वो कैसी जलने लगेगी? अब वो नीली और काली ज्वाला के रूप में जलने लगती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अच्छी ज्वाला निकलती है, जबकि असंतृप्त से पीली ज्वाला निकलती है। आगे बच्चों हमें देखना है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। आगे हम देख रहे हैं, तो पहली अभिक्रिया थी हमारी दहन की और दूसरी अभिक्रिया है हमारी ऑक्सीकरण की। तो ऑक्सीकरण यानी पदार्थों का ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त हो जाना या ऑक्सीजन से जुड़ जाना। तो बच्चों, हमने पहले अध्याय में ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं देख ली हैं और दहन करने पर यानी जलाने पर कार्बनिक यौगिक जो हैं वो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं यानी उनको ऑक्सीजन के साथ सरलता से संयुक्त किया जा सकता है। और इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी बदला जा सकता है। तो एल्कोहल का सूत्र है CH3CH2OH। ये क्या है?
एल्कोहल का CH3CH2OH, और ए क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट प्लस ऊष्मा यानी गर्म करना। तो एल्कोहल में जब हम क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट डाल के हल्का सा ताप देते हैं, या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये अंडरलाइन के नीचे लिखा है ना, अम्लीकृत K2Cr2O7, ये है बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस ऊष्मा। तो एल्कोहल में जब हमें दो तत्वों की उपस्थिति में या तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से एक कोई हो, तो उसकी उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो एल्कोहल अम्ल में बदल जाता है, एसिटिक अम्ल में, CH3C डबल हो जाती। क्या है बच्चों? ए एसिटिक अम्ल है। तो हम देखते हैं कि कुछ कार्बनिक यौगिक आसानी से ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जो किसी अन्य तत्व की सहायता से ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होते हैं, जैसा हमने एल्कोहल में देख लिया है। एग्जाम्पल जो अभी दिया है CH3CH2OH, इसको हम देख सकते हैं। तो ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में यह अम्ल में बदलता है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ की सहायता करते हैं ऑक्सीजन से जोड़ने में, उन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थ की सहायता करते हैं ऑक्सीजन से जोड़ने में, उन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को काहे में बदल देते हैं? अम्ल, एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में पहले तो ऑक्सीजन जोड़ते हैं, क्या कर देते हैं? ये ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, इसलिए इन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला है संकलन अभिक्रिया। तो पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरक का कार्य होता है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना या घटा देना। सामान्यतः सभी उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। तो पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक है, क्या उत्प्रेरक की उपस्थिति में या तो पैलेडियम हो या निकेल हो, इनकी उपस्थिति में असंतृप्त यानी आप देखोगे बच्चों चित्र में आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये देखो CRR, और यहाँ C और C के बीच में आप देख सकते हो डबल बॉन्ड है। C और C के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, CRR और डबल बॉन्ड CRR। तो बच्चों इनको कहा जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड है C और C के बीच में। तो यहाँ इन्होंने उत्प्रेरक कौन सा दर्शाया है? निकेल उत्प्रेरक, और प्लस कौन सा तत्व जोड़ रहा है इसमें? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो बच्चों आप देखोगे यहाँ है Cr2, तो यहाँ क्या हो गया? C ने एक जगह H के साथ साझा कर लिया और दूसरे C ने भी H से साझा कर लिया। ठीक है, तो क्या हो गया संकेत? CHR2 और दूसरे में भी CHR2 यानी हाइड्रोजन जोड़। ऊपर आप देख सकते हो C के ऊपर दो जगह आपको हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना हुआ, तो ये हो गया संतृप्त। संतृप्त कैसे हो गया? क्योंकि आप सभी में देखोगे एकल बॉन्ड ही है, C और C के बीच में एकल बॉन्ड है, इसलिए हो गया संतृप्त। तो आपने देखा होगा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये स्वास्थ्यवर्धक क्या होते हैं? क्योंकि ये संतृप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं और भोजन पकाने
असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला हम लिख रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत यानी ये अभिक्रिया नहीं करते, अनअभिक्रियाशील होते हैं और अधिकांश अभिकर्मों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। और अधिकांश अभिकर्म जो हैं उनके वैसे ये कम क्रियाशील होते हैं, और अगर कोई अभिकर्मक या कोई पदार्थ इनमें डाल दिया जाए तो ये बिल्कुल अक्रिय है, यानी बिल्कुल भी क्रिया नहीं करते, अक्रिय हो जाते हैं। अक्रिय या शून्य, या जिन्हें बोला जाता है उत्कृष्ट, तो ये अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन हो जाता है। क्लोरीन काय में बदल जाती है? हाइड्रोकार्बन के साथ में। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। क्या कर देती है? क्लोरीन को जब मीथेन के साथ में मिलाया जाता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है तो क्लोरीन मीथेन में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है, तो CH3Cl का निर्माण हो जाता है और प्लस एक क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है HCl। तो इस तरह से क्लोरीन ने हाइड्रोजन के परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया या विस्थापित कर दिया। तो बच्चों, प्रतिस्थापन का एक उदाहरण हमने 9th क्लास में देखा था। फर्स्ट चैप्टर में था जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है कि जो प्रबल तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित करना यानी हटा देना। तो जिंक की जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को हटा देता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है या ऊपर वायुमंडल में मिल जाती है। तो बच्चों इसे कहा जाता है प्रतिस्थापन, यानी अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देना या विस्थापित कर देना। जैसा कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देता है और जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होकर बाहर निकल जाती है। तो बच्चों इसे कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अगला हम देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। कुछ महत्वपूर्ण इसमें एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल है। क्या क्या है जिसमें? एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो अब देख रहे हैं कि अनेक कार्बनिक यौगिक हमारे लिए वैसे कैसे होते हैं? अनमोल होते हैं। वैसे कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे लिए अनमोल होते हैं, यानी जिनकी हम कोई कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। किंतु यहाँ हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। किसका? एथेनॉल का और एथेनोइक अम्लों के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एथेनॉल, पहला एथेनॉल। बच्चों, एथेनॉल एल्कोहल का IUPAC नाम है। IUPAC यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो केमिकलों के जो नाम रखे गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय यानी सभी राष्ट्रों में केमिकल इसी नाम से पहचाने जाएंगे, तो उसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय या IUPAC पद्धति। तो एल्कोहल जो है उसका IUPAC नाम है एथेनॉल। तो एथेनॉल के गुणधर्म हम देख रहे हैं। एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है और यह सभी एल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है, यानी जितने भी एल्कोहली पेय पदार्थ हैं, एल्कोहल से मतलब होता है मादक पदार्थ हैं। ठीक है, जैसे मदिरा वगैरह, तो उनमें
महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक है। अच्छा विलायक यानी इसमें सब चीज़ें अच्छे से घुल जाती हैं, ये बहुत सी चीज़ों को अपने में घोल लेता है। इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। किसमें? टिंचर आयोडीन बनाने में, ठीक है, और कफ सिरप यानी कफ खांसी जुकाम का सिरप बनाने में, और टॉनिक जो हम पीते हैं उनको बनाने में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है, यानी से इसकी कितनी भी मात्रा पानी में हम मिला सकते हैं। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। नशा यानी बेहोशी, ये हमारे दिमाग पे असर करती है, ठीक है, तो दिमाग में बेहोशी आ जाती है, नशा आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, यानी अल्कोहल या मदिरा पीना क्या है? वर्जित है या निंदनीय है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इससे हमारी फेफड़े खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। अगर हमने अल्कोहल का लगातार उपयोग किया तो हमारे शरीर की सारी क्रियाएं धीमे शिथिल पड़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन समाज में बड़े पैमाने में इसका प्रचलन है। शुद्ध एथेनॉल यानी परिशुद्ध अल्कोहल, शुद्ध यानी परिशुद्ध, बिल्कुल जिसमें है अन्य पदार्थों की बिल्कुल भी मिलावट ना हो, ना तो जिसमें पानी हो और ना ही अन्य पदार्थ हो, उसे कहा जाता है परिशुद्ध अल्कोहल। की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है, यानी शुद्ध अल्कोहल बहुत ही जहरीला होता है। हमने समाचारों में बहुत ही सुना है कि शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, तो वो शुद्ध अल्कोहल होता है, तो घातक सिद्ध हो सकता है। काफ़ी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और अगर अल्कोहल का उपयोग काफ़ी लंबे समय तक किया जाए तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। आगे हम देख रहे हैं एथेनॉल की अभिक्रिया, ठीक है। तो एथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल यानी नशीले पदार्थ जो कि शराब या मदिरा वगैरह में होता है, उनमें अल्कोहल, ठीक है। तो एथेनॉल की अभिक्रिया पहला हम देख रहे हैं सोडियम के साथ में। सोडियम का संकेत है Na, तो 2Na प्लस 2CH3CH2OH, ये है बच्चों अल्कोहल, 2CH3CH2OH। Na के आगे भी 2 लगा है और अल्कोहल के आगे भी 2 लगा है, तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए संख्याओं को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो जब अल्कोहल के सोडियम के साथ में अभिक्रिया होती है तो सोडियम एंथ्रॉक्साइड क्या बनता है? सोडियम एंथ्रॉक्साइड, जिसको आप देख सकते हो 2CH3CH2ONa, ये है, देखो पीछे Na लग गया, यानी सोडियम एंथ्रॉक्साइड, प्लस क्या बचा? 2H, तो 2H के लिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं? 2H नहीं लिखते, हाइड्रोजन के लिए लिखा जाएगा H2। तो बच्चों समीकरण देखने के लिए हम गिनती गिन लेते हैं, जैसे Na के आगे 2 लगा, यानी Na कितने हैं? 2 हैं, और 2CH3CH2OH, तो ये सभी 2 हैं, CH3 भी 2 हैं, CH2 भी 2 हैं, और OH भी 2 हैं, ठीक है, क्योंकि 2 आगे लगा है तो वो सबके लिए है। तो समीकरण में आप देख सकते हो 2CH3CH2ONa,